Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है परीक्षा जो है 13 मई से स्टार्ट होने वाला है। 13 मई से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इस समय आप लोगों का हम बीए या बीएससी, जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी कर रहे हैं, क्लास 6 सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है, उसका हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। कौन सा पेपर का स्टूडेंट? तो सेकेंड पेपर का हम मॉडल पेपर इस समय स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट पेपर का भी बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर लाऊंगी। तो ये आज आप लोगों का सेकेंड पेपर का जो है सेकेंड पेपर का यूनिट थर्ड आज के मॉडल पेपर में जो है शुरुआत होगी, यूनिट थर्ड का। अभी तक आप लोगों का यूनिट, ठीक है, कौन सा यूनिट स्टूडेंट? यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो है आप लोगों का टोटल 5 मॉडल पेपर में कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों का जो है छठा मॉडल पेपर है, ठीक है। छठा मॉडल पेपर में आज आप लोगों का थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों का सेकेंड यूनिट का भी बच गया था स्टूडेंट, इसी मॉडल पेपर में हमने उसको सम्मिलित कर लिया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है आप लोगों का अनुसंधान प्रविधियां एवं लिंग विकास। ये क्या है? आप लोगों का पेपर का नाम है। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये आज कौन सा मॉडल पेपर है? आप लोगों का छठा मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आप लोगों ने 5 मॉडल पेपर नहीं देखा स्टूडेंट, तो पहले आप प्ले लिस्ट के जरिए जाकर जो है प्ले लिस्ट स्टूडेंट, ठीक है, प्ले लिस्ट, आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट करेंगे तो चैनल का जहां लोगो बना होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो लोगो के पास जो है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू, उसको टच करके आप प्ले लिस्ट के जरिए ऊपर में ही सबसे पहला ही प्ले लिस्ट आप लोगों का है, जिसमें 5 वीडियो आप लोगों का जो है 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है। और ये आज आप लोगों का छठा मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए क्वेश्चन है, तो देखिए मैंने बताया जैसा कि स्टार्टिंग में ही कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके सेकेंड यूनिट के रह गए थे, तो उसको भी हमने यहाँ पे जो है शामिल किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन किसे कहते हैं? इसके गुण तथा दोष को जो है बताइए, ठीक है। जो है ये क्या है? आपका प्रतिचयन का प्रकार है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट? तो दैव प्रतिचयन या स्तरित प्रतिचयन की तरह गुच्छा प्रतिचयन भी संभाव्यता प्रतिचयन का ही क्या है? एक प्रकार होता है। कल की क्लास में हम आप लोगों को जो है दैव प्रतिचयन को स्टडी कराए थे। प्रतिचयन या निदर्शन या प्रतिदर्श, तीनों का मतलब एक ही होता है। प्रतिचयन या प्रतिदर्श या निदर्शन, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? इनका इंग्लिश में नाम जो होता है सैम्पलिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग का जो अपना अपना अलग अलग जो है प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? गुच्छा प्रतिचयन। गुच्छा का मतलब क्या हुआ? ग्रुप में, जैसे अंगूर का क्या होता है? गुच्छा होता है ना, तो अंगूर गुच्छे में क्या है? कई सारे अंगूर लगे रहते हैं, तब उसको हम गुच्छा कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? मतलब लोगों का जो है समूह बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है? गुच्छा प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंडों के दृष्टिकोण से दैव प्रतिचयन प्रविधि के आधार पर कई समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर उन समूहों से दैव ढंग से यानी यादृच्छिक ढंग से, ठीक है, दैव भी कह सकते हैं या ईसाई पर क्या कह सकते हैं? यादृच्छित भी कह सकते हैं, ठीक है। यादृच्छिक ढंग से अपेक्षित संख्या में इकाइयों को चुनकर एक उप समूह का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुच्छा प्रतिदर्श बोलते हैं, ठीक है। तो गुच्छा प्रतिदर्श आपका क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि गुच्छा प्रतिदर्श भी क्या है? गुच्छा प्रतिदर्श, या इसको इंग्लिश में हम क्लस्टर प्रति सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोनों क्या होता है? ये भी क्या है आपका, जो जिस तरह से हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेटिफाई मतलब स्तरीय प्रतिचयन पढ़ा, तो उसी तरह से क्या गुच्छा प्रतिचयन भी जो है प्रोबेबिलिटी का एक प्रकार होता है, यानी संभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो है मतलब एक समूह के हम कितने उप समूहों में विभाजित कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुच्छा प्रतिदर्श या प्रतिचयन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा कर्लिंगर के अनुसार क्या है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि गुच्छा प्रतिचयन जिसका व्यवहार सबसे अधिक सर्वेक्षण में किया जाता है का तात्पर्य इकाइयों के समूह तथा उप समूहों के क्रमिक यादृच्छिक
प्रतिचयन से होता है। यानी जैसे समूह बनाते, जैसे नेता होता है, ठीक है, तो नेता के बाद क्या होता है, नेता अपने अपने कार्य को तो अकेले करता नहीं, उसमें वो महामंत्री, उप महामंत्री ऐसे ऐसे करके डिवाइड करता है ना। तो जो नेता है वो मेन समूह हुआ, और जब नेता के नीचे जितने भी उनके सहयोगी हुए वो क्या हो गए, उप समूह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, गुच्छा प्रतिचयन में क्रमिक यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, इसलिए इसे क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहते हैं। गुच्छा प्रतिचयन में क्या होता है, क्रमिक मतलब क्रम का मतलब कि एक के बाद एक, मतलब एक कतार में सिक्वेंसली क्या है, यादृच्छिक प्रतिचयन भी पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्श के नाम से जानते हैं। यह जनसंख्या का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई समूहों तथा उप समूहों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय क्षेत्र गुच्छा प्रतिचयन भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गुच्छा प्रतिचयन या गुच्छा प्रतिदर्श या जो है क्लस्टर सैम्पलिंग का जो है उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका जो उपयोग जो होता है वो भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, समूह तथा उसके बने समूह हमने बना दिया, फिर उसका क्या उप समूह भी बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय क्षेत्र गुच्छा प्रतिचयन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये परिभाषा से भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर गुच्छा प्रतिदर्श के गुण यानी प्रॉपर्टीज या मेरिट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, तो इसके क्या गुण होते हैं ये देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है आपका कि अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, गुच्छा प्रतिदर्श जो होता है वो क्या है, अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी विशेषता क्या है, सॉरी दूसरी क्वालिटीज़ की क्या है, गुण क्या है, अधिक विस्तृत जनसंख्या के लिए भी उपयुक्त होता है, समय तथा श्रम की बचत होती है, कम खर्चे में हो जाता है और अधिक परिशुद्धता पाई जाती है। और छठा क्या, सर्वेक्षण के अनुसंधान के लिए उपयुक्त होता है। सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ कि सर्वे करने के लिए क्या है, ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 6 पॉइंट जो है इसके गुण होते हैं। अब आइए हम एक एक को देख लेते हैं डिफाइन करके कि क्या है। तो देखिए, अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त में क्या है, जब जनसंख्या इतनी बड़ी हो कि उसकी इकाइयों को निश्चित तथा निर्धारित करना संभव न हो, तो ऐसी स्थिति में यादृच्छिक प्रतिचयन या आश्रित प्रतिचयन की तुलना में जो है गुच्छा प्रतिचयन अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण इकाइयों की सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होता है। यह सुविधा यादृच्छिक और आश्रित चयन में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हम रैंडम सैम्पलिंग पढ़े थे और स्टैटिक फाइव सैम्पलिंग जो होता है उसमें क्या है, उसमें मतलब आप मतलब संपूर्ण को सभी को लेकर चलेंगे, लेकिन जो क्लस्टर जो सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग यानी जो गुच्छा सैम्पलिंग है, उसमें क्या है, उसमें जो आप सैंपल लेंगे तो उसमें क्या है, समूह बांट दिए, फिर समूहों का उप समूह बांट दिए आप, 2 समूह में आप कर दिए, तो 2 समूह में किसी एक को आप मतलब बुलाकर वो कर सकते हैं, और एक से ही क्या होगा, वो पूरा समूह जो है प्रभावित होगा, वो उसके सारे जो लक्षण हैं वो सब कुछ उसमें निहित होंगे, मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ आपका जो रैंडम जो सैम्पलिंग था उसमें नहीं। रैंडम सैम्पलिंग को तो हम बताए थे आपको कि ये क्या है, ये आपका भाग्यवश मिलता है। ठीक है, संयोगवश मिलता है। इसमें क्या है, जो अनुसंधान करता है उसकी इच्छा नहीं डिपेंड करती है। जो रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें क्या है, जो अनुसंधान करता की कोई जैसे इच्छा नहीं होता है और ना ही उसमें क्या उसका कोई उद्देश्य होता है, वो क्या है, वो आपका मतलब संयोगवश अचानक से भाग्यवश हो जाता है इसलिए उसमें क्या है, उसमें हम बड़ी संख्या का उपयोग तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो है गुच्छा क्लस्टर जो है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, ये बड़े पैमाने पर इसमें किया जा सकता है। दूसरी जो है क्वालिटी क्या है, दूसरी गुण क्या है, दूसरा मेरिट क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अधिक विस्तृत जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। जब जनसंख्या अथवा समष्टि बहुत अधिक फैली होती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श के चयन के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या को केवल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर समूहों तथा उपसमूहों में क्या करते हैं, हम विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जनसंख्या को क्या करते हैं, डायरेक्ट हम समूह और उपसमूह में विभाजित कर देते हैं। इसलिए क्या है, ये अधिक
जो है विस्तृत जनसंख्या के लिए क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, समय तथा श्रम की बचत। तो इसमें क्या होता है कि संभाव्यता प्रतिचयन की दूसरी प्रविधियों की तुलना में गुच्छा प्रतिचयन द्वारा प्रतिदर्श के चयन में कम समय लगता है और परिश्रम भी क्या होता है, कम करना पड़ता है। जैसे हम समूह बना लिए, ठीक है, 50-50 का समूह बना दिए, तो हम क्या करेंगे, समूह जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 से लेकर जैसे 10 तक बना लिए, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं 10 से लेकर आपका 20 तक हम समूह बनाए। तो उसमें क्या किया, मतलब उसमें जो एक एक लोगों को हम रखेंगे और वो क्या करेंगे, वो आपका मतलब 10 समूह को वो एक मेंबर क्या करें, अपने पीछे जो 9 मेंबर है उनको जो है मतलब वो गाइड कर सकता है, बता सकता है। जैसे नेटवर्किंग चल रहा है इस समय, नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं, पहले बड़ा होता है, फिर वो 2 को बनाता है, फिर 2 फिर 4 बनते, 4 से फिर 8 बनते, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कम समय में भी क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपनी जानकारी दे सकते हैं। हमारे श्रम की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, पहले हम अकेले थे, अब हमारे पास क्या है, 10 हाथ है। तो 10 हाथ मिलकर क्या है, एक काम को करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 10 हाथ 20 लोगों को पकड़ेंगे, 20 लोग क्या है फिर 40 लोगों को पकड़ेंगे। इस तरह से क्या है, वो समूह उपसमूह में जो है डिवाइड होकर, जिससे कि क्या होता है, हमारा समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। अगला क्या है हमारा, परिशुद्धता, अधिक परिशुद्धता। इसमें तो क्या है, डॉक्टर मोहसिन ने गुच्छा प्रतिचयन के गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि इस प्रतिचयन में यादृच्छिक प्रतिचयन तथा स्तरित प्रतिचयन की अपेक्षा अधिक शुद्धता जो है पाई जाती है। ठीक है, तो ये चारों क्या है आपके जो है मेरिट में आ गए स्टूडेंट, इसके गुण है। अब इसमें क्या एक छूट गया आपका, 2 पॉइंट हमने नहीं दिया, जिसे कम खर्च। तो जब समूह में कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, खर्च जो है कम लगेगा। और अधिक परिशुद्धता का मतलब क्या हुआ, अरे सॉरी, सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए उपयुक्त, यानी सर्वे करने के लिए क्या होता है, हम एक ही समूह उपसमूह बांट दिए तो हमको सर्वे करने में क्या आसानी होगी, हमारा समय का बचत होगा और हम कार्य को जो है अच्छे तरीके से जो है शोध कार्य को हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन के दोष क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुच्छा प्रतिचयन या प्रतिदर्श, ठीक है, एक मिनट, प्रतिचयन या प्रतिदर्श के कई गुणों, देखिए गुणों, यहाँ अड़ा बना लीजिएगा, गुणों या लाभों का उल्लेख के साथ साथ इसमें दोष भी पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित है। इसमें पहला क्या, गुच्छों के निर्माण में कठिनाई होती है, पक्षपात का प्रभाव होता है, आंशिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिचयन अशुद्धियों की अधिक संभावना होती है और निम्न विश्वसनीयता एवं वैधता होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, अब जाहिर सी बात है कि हमको जब समूह बनाना है तो इतना आसान काम थोड़ा ना है कि समूह फट से अगर आज ही आप लोगों को कोई भी कार्य जैसे दिया जाता है, जाहिर सी बात है अगर गाँव में अगर आप सर्वे कर रहे हैं और गाँव में सोचेंगे कि हम समूह बनाकर कार्य करें, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है जल्दी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्या है, गांव में जो लोग होते हैं वो एक तरह से जैसे पहले अपना वो फायदा देखेंगे कि हमको क्या लाभ है, तब आपके साथ समूह में जुड़ेंगे, आपको प्रॉपर मतलब जो है टाइम देंगे। अदरवाइज उनके फायदे की बात नहीं रहेगी तो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो वहाँ पे क्या, गुच्छा में क्या हो रहा है, समूह बनाने में कठिनाई होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गुच्छा प्रतिचयन की एक कठिनाइयाँ है कि अनुसंधानकर्ता को अलग अलग गुच्छों का निर्माण करना होता है। यह एक कठिन कार्य है। गुच्छों के निर्माण में भूल हो जाने पर प्रतिदर्श क्या हो जाता है, दोषपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, बी ग्रुप बनाया, सी ग्रुप बनाया, डी ग्रुप बनाया, ऐसे करके डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर डिवीज़न के समय कोई चूक हो गई तो जो अनुसंधान के लिए जो उनका पर्पज है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है प्रभावित हो जाएगा। उसको जो है मतलब वो अच्छे से सैंपलिंग नहीं ले पाएंगे जो कि उनके शोध कार्य को वो पूरा कर सके। दूसरा क्या है आपका, पक्षपातों का प्रभाव, यानी गुच्छों का निर्माण करते समय इस बात की संभावना बनी रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत पक्षपातों से प्रभावित हो जाए और वातावरण के अनियंत्रित होने के कारण पक्षपातों के प्रभाव की संभावना जो है सदैव बनी रहती है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जैसे जो है वो क्या है, अनुसंधानकर्ता तो अपने से डिसाइड करके जो है गुच्छों का निर्माण कर रहा है,
क्लस्टर निर्माण कर रहा है, तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत जो है पक्षपात हो सकता है कि जैसे वो किसी को जानता हो पर्सनली, तो वो क्या कर सकता है, सोचता होगा कि नहीं उसका समय बच जाए, उसका मतलब उसके हित में। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे लोग जो है वो सोचेंगे कि नहीं हमको इस लाभ का मतलब इस योजना का जो है लाभ पहले नहीं मिला, उसको पहले मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पक्षपात वाली भावना है ना, तो वहाँ पर क्या है, जो उसका शोध कार्य जो है वो माने प्रभावित हो सकता है। फिर क्या, आंशिक प्रतिनिधित्व। देखिए इसमें क्या, आंशिक प्रतिनिधित्व में क्या है, गुच्छा प्रतिचयन में प्रतिनिधित्व का गुण कम पाया जाता है, क्योंकि यादृच्छिक प्रतिचयन और अस्थिर प्रतिचयन में जनसंख्या की सभी इकाइयों को निर्धारित करके सूची तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मतलब जो हम रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं, तो उसमें हम जो जनसंख्या की जितने भी इकाई हैं उसको सभी को हम शामिल करते हैं। लेकिन क्या है, गुच्छा में क्या होता है, प्रतिचयन में इस तरह की पूर्ण सूची नहीं बनाई जा सकती है। इससे गुच्छा प्रतिचयन पर आधारित प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं रख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रैंडम सैंपलिंग है उसमें जो उसका जो प्रतिदर्श, उसका जो सैंपलिंग होता है वो ज़्यादा मतलब जनता का जो है विशेष प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर जो है वो क्या है, वो समूह में हो गया, तो जाहिर सी बात है जब समूह में कोई कार्य करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 10 लोग जो है कर्मठ हो। 10 में से क्या होगा, 2 जो कर्मठ होंगे, लेकिन 8 क्या हो सकते हैं, आलसी भी निकल सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है गुच्छा में, तो इसलिए क्या है, वह जो है समष्टि का एक तरह से जनसंख्या का जो है पूरा जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। फिर क्या, प्रतिचयन अशुद्धियों की अधिक संभावना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गुच्छा प्रतिचयन के प्रतिदर्श का निर्माण करते समय अशुद्धियों के घटित होने की संभावना अधिक रहती है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के वर्गीकरण को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर नहीं मिल पाता। जनसंख्या के वर्गीकरण के समय भी इकाइयों को निर्धारित करना और पूर्ण रूप से सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होता है। एक चीज़ हमेशा यह ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, प्रतिचयन यानी जो हम सैंपलिंग ले रहे हैं उसमें क्या है, मतलब अधिक जो है संभावना, अशुद्धि की जो है संभावना जो है अधिक बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या का जो वर्गीकरण है माने हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या सभी लोग को मतलब शामिल होने का जो है अवसर नहीं मिल पाता है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर अशुद्धियाँ की जो है संभावना बनी रहती है। अब आइए देखिए निम्न विश्वसनीयता और वैधता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या, स्तरित प्रतिचयन की तुलना में गुच्छा प्रतिचयन की विश्वसनीयता सीमित होती है। ठीक है, मतलब जो आपका मतलब स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग है और आपका एक तरह से ये मान सकते हैं कि रैंडम जो सैम्पलिंग है, उन दोनों की जो है विश्वसनीयता जो है ज़्यादा होती है। लेकिन आपका जो क्लस्टर सैम्पलिंग है यानी गुच्छा सैम्पलिंग है, उसकी क्या है, विश्वसनीयता जो होती है वो सीमित रहती है। इसके परिणाम में इतनी स्थिरता और संगति नहीं पाई जाती जितनी कि यादृच्छिक चयन या स्तरित प्रतिचयन के परिणाम में पाई जाती। इस प्रकार गुच्छा प्रतिचयन में भविष्यवाणी वैधता भी अपेक्षाकृत जो है कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका देखिए तीनों तरह के हमने यहाँ पर आपका जो सैम्पलिंग के जो प्रोसेस टाइप्स से उसको हमने यहाँ पर बता दिए थे। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम देगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम दे देगा। तो इसको आप लोग वीडियो को जो है रोक के अपनी जो है मतलब इसको नोट, आप समय है आपके पास पर्याप्त तो आप इसका नोट बना लीजिए और लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। नहीं तो 5-6 बार अगर वीडियो देख लेंगे, रिपीटिशन कर सकते हैं तो रिवाइज कर लीजिए। लेकिन लिखने से क्या होता है, ज़्यादा आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अब आइए देखिए, अब हम तीसरा यूनिट पर चलते हैं। थर्ड यूनिट आप देखिए क्या है। तो थर्ड यूनिट में हमको डाटा पढ़ना है। ठीक है, तथ्यों का संकलन पढ़ना है। तथ्यों के संकलन में जो है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से प्रोसेस से जो है तथ्य लिए जाते हैं। तो या पहले तो हम जानेंगे कि तथ्य होते क्या हैं, डाटा होते क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। डाटा के प्रकार क्या होते ये पढ़ना है। फिर डाटा जो है हम किन किन विधियों से ले रहे हैं, तो इसमें जो आपके जो है विधियों के टाइप्स भी पढ़ने। तो इसमें आपको क्या पढ़ना, आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार विधि पढ़ना है।
ठीक है, साक्षात्कार विधि हो गया। फिर क्या है, अवलोकन विधि पढ़ना है, अवलोकन विधि आपको पढ़ना है। और फिर तीसरा क्या है, आपका अनुसूची पढ़ना है। ठीक है, अनुसूची, ये 3 विधि आप लोगों को पढ़ना है। किसमें? डाटा संकलन यानी तथ्यों का संकलन करने में। तो ये 3rd यूनिट आप लोगों का जो है आज से स्टार्ट हो गया। तो आज 3rd यूनिट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि डाटा संकलन या तथ्य संकलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताइए। ठीक है, डाटा संकलन या तथ्य संकलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताइए। तो आइए हम बात करते हैं। डाटा का मतलब क्या हुआ, मतलब याद रखिएगा, जैसे आप कोई समस्या आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने समस्या ले लिया गरीबी। ठीक है, आपने क्या लिया, टॉपिक आपका हो गया कि गरीबी के कारण जो है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी, या बेरोजगारी जो आती है तभी क्या होता है, तभी भी गरीबी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, तो कैसे आप जानेंगे कि मतलब कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग जो है गरीब हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, तथ्य संकलन, ठीक है, तथ्य संकलन अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। कोई भी अनुसंधान कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये तथ्यों को संकलित न किया जाए। यानी कोई भी कार्य अनुसंधान हम कर रहे हैं, तो जब तक हम डाटा का कलेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारा अनुसंधान जो है कार्य पूरा नहीं हो सकता है। या मान सकते हैं आप, छोटा सा एग्जांपल, इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो है कि कुपोषण, मल न्यूट्रिशन क्या है। तो बच्चों में मल न्यूट्रिशन पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितने एज के बच्चे जो हैं कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन से प्रभावित है। तो आप क्या करेंगे, मलिन बस्तियों में जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एक एक घर को आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मलिन बस्तियों के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कुपोषित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी यानी गरीबी से जो है, मतलब एक तरह से गरीबी उनके पास बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, रहने का काम करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग है। और तीसरी चीज़ क्या है कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं है और वो अशिक्षित भी हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पर मल न्यूट्रिशन ज़्यादा मिला है। तो आप एक एक घर जाकर देखेंगे उन बच्चों को, आप देखेंगे कि कुपोषित, तो उसमें कैसी कुपोषण है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा एनर्जी कुपोषण, सॉरी एनर्जी मल न्यूट्रिशन है या प्रोटीन डिफिशियंसी है। मतलब मल न्यूट्रिशन भी आप क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक में आपका सिंपल जो है प्रोटीन की अगर कमी हो रही है तो क्वासियोरिकर होगा। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो रही है तब वहाँ पे क्या होगा, मैरास्मस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, तो हम देखेंगे कि वो मतलब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, प्रोटीन की डिफिशियंसी वाले में आ रहे हैं या फिर वो क्या है था प्रोटीन के साथ साथ जो है कैलोरी की जो डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, उसमें आ रहा है। तब देखेंगे, तब वो क्या करें, वहाँ से हम डाटा जो है कलेक्ट करेंगे, तथ्य कलेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या, तथ्यों तथा सूचनाओं के स्रोतों की दृष्टि से किसी भी अनुसंधान या सर्वेक्षण की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो यह कि तथ्यों को संकलित करने वाले स्रोत कहाँ तक विश्वसनीय है, तथा दूसरा यह कि संबंधित स्रोतों से यह समस्त तथ्य प्राप्त हो सकेंगे जिनकी आधार पर अध्ययन विषय का पूर्णतया विश्लेषण किया जा सकता है और वास्तविकताओं को प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो तथ्य हैं, तो तथ्य को भी क्या है, हम मतलब वहाँ से डाटा लेंगे जो कि हम मतलब वहाँ का जो तथ्य हो, डाटा हो, वो क्या हो, विश्वसनीय हो। और जो भी हम शोध कार्य जो प्रारंभ किए हैं, जैसे हम कुपोषण पर ही खोज हम शुरू कर रहे हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को, ठीक है, या हमारे समाज में अभी भी कुपोषण है तो किन कारणों से है, तो उसके बारे में जानकारी लेना और लोगों में क्या है, जानकारी देना है ना, उनमें अवेयरनेस लाना, उनमें जागरूकता लाना कि जो बच्चा है आपका बहुत पतला दुबला है, पेट बाहर की तरफ निकल गया है, जो छाती की जो सारी हड्डियां हैं वो जो है दिखाई दे रही है, चेहरा जो है मून फेस हो गया है, तो ये सब क्या, सब आपके कुपोषण के लक्षण हैं। तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी क्या करेंगे हम बताते। ये क्या, ये आपका विश्व
विश्वसनीय है ना। एक तरह से मान लिया जाए जो मल न्यूट्रिशन है वो क्या है आपका कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन जो है वो विश्व स्तर पर जो है ये संबंधित मुद्दा है या समस्या है। तो इस पे क्या रिसर्च कार्य जो है आप आज भी कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में भी इस पर जो है रिसर्च कार्य हो सकता है। यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए हम तथ्यों के संकलन के दो स्रोत हैं। ठीक है, तथ्य यानी डाटा जो है कितने स्रोत से प्राप्त होता है, तो दो स्रोत से प्राप्त होता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और क्या है, द्वितीयक स्रोत। तो अब देखिए हम प्राथमिक स्रोत क्या होता है, प्राथमिक स्रोत का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। तो प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े होते हैं जो कि एक अनुसंधानकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल में जाकर ठीक है विषय या समस्या से संबंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा प्रश्नावली या अनुसूची की सहायता से क्या करता है, यह एकत्रित करता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि प्राथमिक का मतलब क्या हुआ। एक तरह से हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए प्राथमिक का मतलब ये हुआ जो तथ्य मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या है आप जाकर फेस टू फेस उनसे प्रश्न पूछ के ठीक है और उत्तर को भरेंगे, वो हमारा क्या प्राथमिक में आएगा। जैसे आप मान लीजिए ताज़ा भोजन और बासी भोजन, तो जो ताज़ा भोजन है तो उसको क्या कर रहे हैं हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम अपने हाथों से तुरंत बना रहे हैं, तो उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी पोषक तत्व वो क्या है फ्रेश हैं, तो उससे हमको क्या तो वो हमारा क्या हुआ प्राथमिक हुआ, यानी उसको हम तुरंत जाकर कर रहे हैं, करके देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ प्राथमिक हुआ। और जो बासी भोजन हो गया वो क्या है हमारा द्वितीयक स्रोत हो गया, यानी उसको हमने देखा नहीं, वो बना बनाया पहले से था, वो कैसा है उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, इन सब चीज़ को क्या है मतलब जानकारी नहीं है, जब देखे तब हम जाने कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो ताज़ा खाना आपका क्या है प्राथमिक में आएगा, अब जो बासी खाना है वो क्या हाँ जाएगा आपका द्वितीयक स्रोत में जाएगा। तो अब देखिए प्राथमिक स्रोत में हम क्या करते हैं, तो पहला जो है आपका प्राथमिक स्रोत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जो जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है, जीवित व्यक्ति है तो उनका क्या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर कर सकते हैं। हम प्रश्नावली जो बनाए हैं उनको देंगे, प्रश्नावली अनुसूची जो है बनाए हैं उनको हम देंगे, उनके द्वारा उसको भरवाएंगे, तो वो भी क्या है हमारी आंखों के सामने ही वो पढ़कर भर के दे रहे हैं, तो वो भी क्या है प्रत्यक्ष विधि है, तो वो भी आपके किसके अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत आएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक स्रोत क्या है, तो प्राथमिक स्रोत याद रखिएगा वे आंकड़े होते हैं, वे सूचनाएं होते हैं जिसमें क्या है अनुसंधानकर्ता जो है अध्ययन स्थल पर, ठीक है, अध्ययन स्थल पर जाकर अपने विषय या समस्या से संबंधित जीवित व्यक्तियों से, ठीक है, जीवित व्यक्तियों से प्राप्त जो भी नॉलेज होता है उसको प्राप्त करता है, वही हमारा क्या है आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है यंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। अब इसको देखिए यंग साहब ने क्या कहा कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का अर्थ उन आंकड़ों या सूचनाओं से है जिनका पहली बार संकलन किया गया हो। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे जीवित लोग हैं तो जाकर हम पहली बार उनसे मिलकर उस समस्या कुपोषण के बारे में ही बताया कि आप देखेंगे जाकर मिलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, तो ये सब क्या सब आपका पहली बार हम संकलन करें, जिनके संकलन का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता का अपना होता है। ठीक है, यानी जो आप तथ्य ले रहे हैं इसमें आप जैसे रिसर्च करने गए तो उसमें पूरा उत्तरदायित्व क्या होता है उसमें आपका होता है। ठीक है, यंग का अभिप्राय यही है कि प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित करता है। ठीक है, यानी प्राथमिक जो तथ्य है वो क्या कर रहा है, जो रिसर्च स्कॉलर है या रिसर्च करता है वो क्या कर रहा है स्वयं से जाकर संकलित करता है, या फिर क्या है अनुसंधान सहायकों से अपनी देख रेख में यह कार्य करता है। या जैसे आप पीएचडी करने जा रहे हैं या पीएचडी करें तो उनमें क्या उनको गाइड अलॉट होता है, तो वो गाइड क्या करता है उस चीज़ को देख रेख करता है, तो वो भी क्या है वो भी आपका देख रेख के जरिए जो है मतलब तथ्य लिया जा रहा है, तो वो भी हमारा क्या है अनुसंधान जो है अनुसंधान का प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत याद रखिएगा कि वह तथ्य है जो कि स्थान पर जो कि जाकर अनुसंधान करता तुरंत का तुरंत यानी ताज़ा का ताज़ा प्राप्त करता है, वही क्या है हमारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब देखिए
इस अर्थ में हम कह सकते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, इस अर्थ में हम कह सकते हैं प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के दो प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। पहले एक तो जीवित व्यक्तियों से और दूसरा क्या, प्रत्यक्ष निरीक्षक द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों के जरिए क्या कर सकते हैं हम, प्राथमिक स्रोत को यानी प्राइमरी डाटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा में हमारा क्या आ सकता है, वो स्थान आ सकता है, जीवित व्यक्तियों से हम साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि से और अनुसूची विधि से जो भी करंट डाटा जो है प्राप्त करते हैं अपनी आँखों के सामने देखकर, वही क्या है हमारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए द्वितीयक स्रोत क्या होता है। तो द्वितीयक स्रोत या जो है तथ्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए कि द्वितीयक तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों में, ठीक है, प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेखों में मिलते हैं, रिपोर्ट से मिलते हैं, सांख्यिकी से मिलते हैं, पांडुलिपि से मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये पांडु ऐसे लिखेगा, पांडुलिपि, इसको सही बना लीजिएगा, पांडुलिपि या पत्र या डायरी आदि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि द्वितीय स्रोत या द्वितीय तथ्य वो होते हैं जो कि क्या करते पहले से, मतलब छप गए, जैसे न्यूज़पेपर आपका क्या है पहले से छप जाता है, जितने भी आपके बुक्स हैं वो क्या है पहले से छप जाते हैं, जितने भी आपके मैगजीन हैं वो सब क्या पहले से छपे हुए हैं, मतलब बीता हुआ सारी चीज़ों को उसमें, और उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा शोध कार्य आसान हो रहा है, यानी उसकी मदद से हम अपना शोध कार्य जो है प्रारंभ कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो द्वितीयक होता है उसमें क्या है, उसमें मतलब प्रकाशित डायरी, किसी की जीवनी पढ़नी है, किसी के प्रति कोई रिपोर्ट देखना है, तो वो सब क्या, सब आपका जो है प्रकाशित वाले में ये आपका द्वितीयक स्रोत में आएगा। अब द्वितीयक स्रोत में क्या क्या चीज़ें है उसको भी हम देख लेते हैं। तो द्वितीयक तथ्यों का उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि यह तथ्य सूचनाओं या आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में उपयोग करने के लिए एकत्रित कर लेता। तभी हमने आपको बताया इस चीज़ को कि उसमें क्या, डायरी किसी ने लिखा, किसी ने पत्र लिखा, अगर उसके शोध कार्य के लिए है, उसमें से मिला मैटर, तो वो क्या किया, वहाँ से वो अपने लिए एकत्रित कर लेता है। तो वही चीज़ें यानी बनी बनाई चीज़ों को क्या कर रहा है, उस अपने शोध कार्य में करने के लिए वो उसका उपयोग कर रहा है, उससे मदद ले रहा है। तो यही हमारा क्या द्वितीयक में आएगा, ठीक है। द्वितीयक हो गया, यहाँ पक्का बना लीजिएगा, ठीक है। द्वितीयक तथ्यों के भी दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला क्या, व्यक्तिगत प्रलेख, ठीक है, व्यक्तिगत प्रलेख यानी हमने अभी बताया, व्यक्तिगत प्रलेख का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है अपने बारे में लिखा हो, जैसे क्या आत्मकथा हो जाती है, ठीक है, और डायरी और पत्र, ये सब क्या होता है, हर व्यक्ति अपने लिए लिखता है। और दूसरा क्या है, सार्वजनिक प्रलेख, जैसे क्या रिकॉर्ड हो गई, पुस्तक हो गए, पुस्तक के जनगणना पुस्तक हो गए, ठीक है, पुस्तक, फिर जनगणना, फिर रिपोर्ट, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएं आदि, ये सब क्या है, सब आपके द्वितीयक स्रोत में आएंगे। देखिए व्यक्तिगत प्रलेख में क्या है, आत्मकथा, जैसे किसी का आत्मकथा के बारे में अगर जानना है तो वो क्या किया, वो जो है अपने बारे में लिखा ना। डायरी भी क्या करते हैं लोग, अपने बारे में ही ज़्यादातर लिखते हैं। तो ये सब क्या, सब आपका पर्सनल चीज़ें हो गया। और दूसरा क्या है आपका, तो सार्वजनिक प्रलेख में जैसे कोई चीज़ का रिकॉर्ड ढूंढना है तो वो क्या होता है पहले से, तो वो सार्वजनिक मतलब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरह का जो है रिकॉर्ड खोज सकता है, ठीक है। जनगणना भी क्या होती है, आपकी सभी लोगों के लिए होती है। तो जनगणना जो है आपका क्या है, द्वितीयक है। जनगणना क्या है आपका द्वितीयक है। रिपोर्ट भी क्या है आपका द्वितीयक स्रोत है। समाचार पत्र भी क्या होते हैं, वो भी द्वितीयक होते हैं। और जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं वो भी क्या है आपके द्वितीयक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का जो है 3rd यूनिट स्टार्ट हो गया। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। देखिए आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही गलत बात है। हाँ, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग एक लाइक और शेयर से जो है चूक जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है
न्यूटन्स का लॉ जो इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो न्यूटन्स का लॉ जो है आप लोग फॉलो करिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग आज चैनल को पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और आपको क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, ज़रूर आप लोग बताइएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए 8 यूनिट है और 8 यूनिट को हमारा कोशिश है कि आप लोगों को बस 10 से 12 मॉडल पेपर में हम आप लोगों को कंप्लीट कर दे, जो कि एग्जामिनेशन जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं स्टूडेंट कि लॉन्ग क्वेश्चन बनने से आप लोगों का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है तैयार हो जाएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। और कल आप लोगों का मॉडल पेपर 7 रहेगा, जो कि 3rd यूनिट से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।